हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, आज हम विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित रेलवे में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। डायस द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो कौन है दोस्तों जो एसी को डीसी में बदलता है? तो वह है रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में बदलता है। अगला प्रश्न, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश है, तो सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है दोस्तों? तो करंट का मान एक ही रहता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो दोस्तों, यह I बराबर VR के बराबर होता है। अगला प्रश्न, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधता कितनी होती है? तो इनकी प्रतिरोधता 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर तक की होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन करता है दोस्तों? यह सेल या बैटरी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? तो यह ILT बटा E के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो यह इलेक्ट्रॉनों के गति के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? तो इसमें उत्पन्न करंट 2 एम्पियर का होगा। अगला प्रश्न, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो इस चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। अगला प्रश्न, बिजली के प्रतीक R का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तो t समय व्यक्त की गई विद्युत ऊर्जा डैश के द्वारा दर्शाया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा VIT के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, यदि V बटा I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को R के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाती है। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब कई प्रतिरोध डायस में जुड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो कौन है दोस्तों? यह समानांतर होता है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र है दोस्तों, दिए गए परिपथ में डायस का प्रवाह वामावर्त होता है। तो किसका प्रवाह वामावर्त होता है दोस्तों? यह है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होता है। अगला प्रश्न, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। तो सर्किट में विद्युत धारा 0.2 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो ऊर्जा की यूनिट कितनी होगी दोस्तों? 0.96 यूनिट होगी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डायस को रोका जाता है। तो यह शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। अगला प्रश्न, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत तार की एक विद्युत बल्ब की पावर डायस होगी। तो विद्युत बल्ब की पावर 144 वाट की होगी। अगला प्रश्न, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर डैश होगी। तो इसमें आपूर्ति की गई पावर 3 वाट की होगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। अगला प्रश्न, यदि 100 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध डैश होगा। तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध 25 ओम होगा। अगला प्रश्न, 5 ओम प्रतिरोध से 2 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 120 कूलम की होगी। अगला प्रश्न, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो विद्युत धारा कितनी होगी दोस्तों? 5 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोधक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। तो एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 एम्पियर है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध R/4 होगा। अगला प्रश्न, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी है? तो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 60 कूलम है। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 10 ओम के प्रतिरोध से 0.5A की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने आवेश की मात्रा कितनी है? तो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 30 कूलम है। अगला प्रश्न, ओडोमीटर का उपयोग डायस मापने के लिए किया जाता है।
तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में प्रयुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी होगी? तो प्रयुक्त ऊर्जा दोस्तों 90 किलोवाट घंटा होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधता सबसे कम होती है? सबसे कम विद्युत प्रतिरोधता सिल्वर की होती है। डायस को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, तो किसे जोड़ा दोस्तों? यह वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डायस द्वारा किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण H बराबर आई आर टी इसमें उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण H बराबर आई स्क्वायर आर टी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर से आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मक कम हो जाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डायस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। कौन आधारित नहीं है दोस्तों? यह इलेक्ट्रिक घंटी है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो यह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी? तो इसमें तापीय ऊर्जा 540 कैलोरी की होगी। कितनी होगी दोस्तों? 540 कैलोरी की होगी। अगला प्रश्न, 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम की प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं, तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसमें प्रवाहित धारा 0.895 एम्पीयर की होगी। अगला प्रश्न, डायस समांतर विद्युत तापन उपयोगों में प्रयोग किया जाता है, तो कौन है दोस्तों? नाइक्रोम है। ऑप्शन ए। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है? तो यह रेखीय ग्राफ के रूप में है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल का होता है? तो यह 3.6 गुना 10 के पावर 6 के बराबर होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंसुलेटर का प्रतिरोध होता है, तो इंसुलेटर का प्रतिरोध उच्च होता है। अगला प्रश्न, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डायस मापने के लिए किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डायस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? टंगस्टन धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातित है, यह किसके अनुपातित है? यह लंबाई के अनुपातित है। अगला प्रश्न, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर
60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? तो कितनी प्रवाह खींचता है दोस्तों? यह 10.5 एम्पियर की प्रवाह खींचता है। अगला प्रश्न, एक सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गति ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोध होगी, तो सुचालक की प्रतिरोध 2 ओम होगी। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा 11 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है तो यह विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है। तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो इसमें प्राप्त की जाने वाली धारा 11.5 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? इसकी खोज दोस्तों ओम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो यह 1000 वाट के होता है। अगला प्रश्न, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा कितनी होती है? तो एक दिन में खपत ऊर्जा 6 यूनिट की होती है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? इसमें प्राप्त की जाने वाली धारा 8.5 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो नए प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? 1.25 ओम का होगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में दिया गया चिन्ह एक विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो क्या है दोस्तों? यह धारा नियंत्रक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ओहम का नियम डैश और डैश के बीच का संबंध का वर्णन करता है। तो ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध के बीच का वर्णन करता है। अगला प्रश्न, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो इसकी प्रतिरोधकता सामग्री लंबाई और पार अनुभाग के क्षेत्रफल अर्थात दिए गए सभी विकल्प पर इसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसकी मात्रा 240 कूलम की होगी। अगला प्रश्न, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत आवेश की मात्रा 360 कूलम की है। अगला प्रश्न, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उसकी धारा दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसमें प्रवाहित धारा 0.18 एम्पियर की होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है।
परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश डाइस कूलम की है, तो यह 144 कूलम की है। अगला प्रश्न, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध सामान्य रहता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधता होता है? तो उच्चतम प्रतिरोधता एबोनाइट का होता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा डाइस किया जाता है, तो यह निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो प्रवाहित होने वाली धारा 0.5 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इसमें प्रवाहित धारा 0.44 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसमें प्रवाहित धारा 029 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? माइक्रोवेव। अगला प्रश्न, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया काम 30 जूल है, तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश डैश होगा, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश 3 कूलाम का होगा। ओम के नियम के अनुसार डैश शिखर होता है, यह क्या शिखर होता है? V/I शिखर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप पर आधारित होता है? तो कौन है? विद्युत हीटर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का उपयोग प्राय डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो किसका करते हैं? प्रतिरोध के। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, तो इसकी विद्युत धारा 0.5 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? यह इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा बनती है। अगला प्रश्न, 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट की होगी। इसमें प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी यूनिट होगी दोस्तों? यह 2.5 यूनिट की होगी। सॉरी दोस्तों, 2.4 यूनिट की होगी। अगला प्रश्न, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में समांतर डाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एलॉय का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेशों की मात्रा 300 कूलम होती है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत धारा के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात करें, तो इसका समय होगा 600 सेकेंड होगा। अगला प्रश्न, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 6 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसके नए प्रतिरोध 1.5 ओम का होगा। अगला प्रश्न, 1250 वाट के इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट होगी, तो इसमें 3.75 यूनिट की होगी। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश 5 कूलाम की होगी।
अगला प्रश्न, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? तो इसमें V/I एक नियतांक है, यही संबंध होता है। अगला प्रश्न, 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो इसके उपयोग की गई ऊर्जा 7 यूनिट की होगी। अगला प्रश्न, कौन सा नियम एक चालक में संभावित विभव के अंतर और वर्तमान प्रवाह धारा के बीच संबंधों को बतलाता है? तो कौन है दोस्तों? यह ओम का नियम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह को स्थापित करता है? तो कौन है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में इस उक्त डायस का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह वोल्ट मीटर का प्रतिनिधित्व करता है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो इसमें 40 जूल काम किया जाता है। अगला प्रश्न, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है? तो इसमें किया गया काम 55 जूल है। अगला प्रश्न, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? तो इसमें किया गया कार्य 50 जूल है। अगला प्रश्न, प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में 2.5 यूनिट ऊर्जा मुक्त प्रयुक्त की जाएगी। तो इसमें प्रयुक्त ऊर्जा 2 यूनिट की जाएगी। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए ओमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? ओमीटर का। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बैटरी का उपयोग विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा 9 एम्पीयर की होगी। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो क्या कहलाता है? तो वह सुचालक कहलाता है। 5 किलोवाट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 5 किलोवाट 5000 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो विद्युत की बेहतर सुचालक चांदी है। 4 एक जैसे प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समानांतर से जुड़े हुए हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा, तो तुल्य प्रतिरोध दोस्तों R/4 होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है? तो किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है दोस्तों? वह है 100 ओम का। अगला प्रश्न, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश से जुड़े होते हैं, तो यह समानांतर जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, डैश पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। तो कौन है दोस्तों? प्रतिरोधता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो परिणामी प्रतिरोध 1 ओम का होगा। अगला प्रश्न, यदि 3 एम्पीयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाह होती है तो कितने समय में
कितना आवेश प्रवाहित होगा? इसमें 180 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। अगला प्रश्न, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़ जाते हैं, तो यह श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो परिणामी प्रतिरोध 9 ओम का होगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा डैश का प्रवाह है, तो यह विद्युत आवेगों का प्रवाह है। अगला प्रश्न, 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। तो परिणामी प्रतिरोध 4 ओम होगा। अगला प्रश्न, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? धारा की वजह से तन्नु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? तो घरेलू वायरिंग में समानांतर क्रम में परिपथ जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1 एम्पियर की माप के बराबर है? तो यह किसके माप के बराबर है दोस्तों? यह 10⁻³ एम्पियर के माप के बराबर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अपेक्षाकृत उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है और परिपथ में धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन है? प्रतिरोध। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, अमीटर का प्रतिरोध डैश होता है जिसमें अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके। तो कितना होता है दोस्तों? यह बहुत कम होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता है। तो विद्युत धारा को किसका प्रवाह मानते हैं दोस्तों? यह धनात्मक आवेश के प्रवाह को माना जाता है। अगला प्रश्न, 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों को इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो प्रवाहित होने वाली धारा 0.3 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? इसे वैद्युत परिपथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा कितनी है? इसमें प्रदान की जाने वाली धारा 2.4 एम्पियर की है। अगला प्रश्न, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश होता है। एक समान चालक का प्रतिरोध इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी? इसमें प्रवाहित धारा 0.24 एम्पियर की होगी। अगला प्रश्न, लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, तो उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो इस तार का प्रतिरोध R/2 होगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।